नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी लेक फेस्टिवल हिमालयन 2026 का भव्य शुभारंभ कर रहे हैं। बता दें कि ये 4 दिवसीय महोत्सव टिहरी झील के किनारे कोटी कॉलोनी में आयोजित हो रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिमालय क्षेत्र में पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना, स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना और युवाओं तथा पर्यटकों के लिए रोमांचक अनुभव प्रदान करना है। ये फेस्टिवल जिला प्रशासन टिहरी गढ़वाल और उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधानों में हो रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने उद्घाटन के दौरान कहा कि आयोजन उत्तराखंड को वर्ष भर पर्यटन गंतव्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कि स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, हमारी जो देवभूमि है उसको भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, प्रकृति का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अनेकों हमारे ऐसे स्थान हैं जहाँ से हमारी नदियाँ निकलकर, जैसा अभी आदरणीय किशोर उपाध्याय जी कह रहे थे, सच में कल मैं बंगाल के लोगों को जब अपने से कनेक्ट कर रहा था तो मैं यही कह रहा था उनसे कि गंगोत्री गौमुख से गंगा जी निकलकर गंगा सागर तक पहुंचती है, जो बंगाल को और उत्तराखंड को कहीं न कहीं भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम करती है, एक दूसरे के साथ मिलाने का काम करती है। तो हमारे राज्य के अंदर इतने देव स्थान हैं, इतनी सारी नदियां जो पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, अनेक हिम ग्लेशियर हैं, वनों से आच्छादित हमारा राज्य, जहां का जिस विभाग के मंत्री सुबोध भाई हैं, 71% से ज्यादा भूभाग हमारा वनों से आच्छादित है। हम पर्यावरण के संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान अपने साथ साथ पूरे देश के लिए देते हैं, पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। भाइयों बहनों, सदियों से यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है, आध्यात्मिकता है और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम ये देवभूमि उत्तराखंड रही है। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए टिहरी झील के किनारे आयोजित होने वाला ये महोत्सव पर्यटन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हमारे नौजवान युवाओं को, सभी को, देश विदेश के लोगों को भी एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। हिमालय की गोद में बसी टिहरी झील प्राकृतिक सौंदर्य व का एक अद्भुत उदाहरण होने के साथ साथ आज साहसिक खेलों के आयोजन स्थल के रूप में भी आज केवल उत्तराखंड नहीं, देश ही नहीं बल्कि विश्व में एक प्रमुख स्थल के रूप में आज इसकी पहचान हो गई है। अभी महारानी जी कह रही थी कि यहाँ का ध्यान रखिए, तो मैं बताना चाहता हूँ महारानी जी, पिछले 2 महीने में ये तीसरा बड़ा आयोजन यहाँ पर हो रहा है, तीसरा बड़ा आयोजन। एक से एक बड़ी साहसिक खेल की प्रतियोगिताएं हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं यहाँ हो रही है। मुझे लगता है लगातार तीसरी बार सुबोध भाई आप और मैं साथ साथ आए हैं यहाँ पर, और जो राष्ट्रीय खेल हुए थे, राष्ट्रीय खेलों का बड़ा आयोजन हमारे इसी टिहरी लेक में हुआ था, इसी टिहरी झील में हुआ था। अनेक प्रकार की आज प्रतियोगिताएं हो रही हैं, और जो आज प्रतियोगिताएं हो रही हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो विभिन्न जल क्रीड़ा प्रतियोगिताएं हैं, ये न केवल हमारे नौजवानों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान कर रही हैं, बल्कि उत्तराखंड को वैश्विक खेल मानचित्र पर भी एक नई पहचान दिलाने का काम भी हमारी इस प्रकार की प्रतियोगिताएं कर रही हैं, इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारा स्पष्ट लक्ष्य है, हमारी सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि टिहरी को वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक महत्वपूर्ण एक स्थान बनाया जाए, एक ऐसा केंद्र बनाया जाए कि जहां देश और दुनिया के खिलाड़ी वाटर स्पोर्ट्स के लिए आए, साहसिक खेलों के लिए आए, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए आए, और उसी दिशा में हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसी का ये हमारा प्रयास है कि लगातार एक के बाद एक प्रतियोगिताएं यहाँ हो रही हैं,
और इसके लिए अभी टिहरी झील में कयाकिंग, कैनोइंग, जेट स्की, पैरासेलिंग, स्कूबा डाइविंग और अन्य जो साहसिक गतिविधियां हैं उन सभी को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं जिससे कि लोग आसानी से प्रशिक्षित हो पाए, आसानी से ट्रेनिंग ले पाए, ताकि हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकें, देश का नाम रोशन कर सकें। और आज टिहरी झील के आसपास विकसित हो रहा खेल और पर्यटन तंत्र हमारे स्थानीय लोगों के लिए जहां स्वरोजगार का बहुत बड़ा कारण बनेगा, आर्थिक सशक्तिकरण के नए अवसर, नए मार्ग खोलने का काम करेगा। हमारी माताएं बहनें जो आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने छोटे छोटे उत्पादों के माध्यम से अनेक प्रकार की आजीविका को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, अपने साथ साथ अनेक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम करती हैं, उन सभी के लिए एक मार्ग खोलने का काम यहाँ से होगा। और आज यहाँ के युवा गाइड, खेल प्रशिक्षक, पर्यटन सेवाओं और विभिन्न साहसिक गतिविधियों से जुड़कर अपने भविष्य को और सशक्त बना रहे हैं। और इससे जो स्थानीय स्तर पर अनेक आर्थिक जो गतिविधियां हैं उसको गति मिलेगी, उसके नए द्वार खुलेंगे। भाइयों बहनों, हमारा प्रयास है कि टिहरी केवल एक पर्यटन स्थल ही न रहे, बल्कि वो खेल के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और प्रकृति के संगम का भी एक वैश्विक केंद्र बने, यानी विश्व का एक बड़ा केंद्र बने। अभी हम जब आ रहे थे तो निश्चित रूप से यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं, एक बड़ा पोटेंशियल टिहरी के अंदर दिखाई देता है। पूरा टिहरी जनपद अगर हम देखें तो सच में यहाँ भगवान की बड़ी कृपा है। एक के बाद एक स्थल ऐसे हैं जहाँ जाएंगे आप वहीं आपको नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संगठन में बढ़ती भूमिका लगातार देखने को मिल रही है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उन्हें अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार और जनसभाओं के लिए जिम्मेदारी दे रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री धामी को पश्चिम बंगाल में भी जनसभा को संबोधित करने भेजा गया, जहां वो पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी का कहना है कि धामी सरकार के दौरान अब उत्तराखंड के लिए कई फैसले और विकास कार्यों ने देश भर में चर्चा की है, तो यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व उन्हें अन्य राज्यों में भी प्रचार के लिए उतार रहा है। देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड राज्य को एक नई पहचान देने का काम किया है और उत्तराखंड राज्य में जिस तरह से उन्होंने एक धर्म रक्षक की भूमिका के रूप में उन्होंने जो एक अपनी एक नई छाप बनाई है, वो पूरे देश के अंदर अपने आप में एक उदाहरण है। और जिस प्रकार से उनके कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य ने चाहे विकास की दृष्टि से देखें, चाहे नियम जो उनके द्वारा बनाए गए हैं, चाहे नकल विरोधी कानून की बात करें, चाहे धर्मांतरण कानून की बात करें, वो पूरे देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का अन्य राज्यों में चाहे चुनाव की दृष्टि से देखें, चाहे अन्य दृष्टि से देखें, उनका उपयोग कर रही है। ये हम सबके लिए, उत्तराखंड राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर हरिद्वार में बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है और इस क्रम में पार्टी संगठन भी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। बीजेपी का दावा है कि इस रैली के माध्यम से सरकार के 4 साल के कार्यों को जनता तक पहुंचाया जाएगा और आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर भी एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की तैयारी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम जनता शामिल होंगे, जिससे संगठन की ताकत का भी प्रदर्शन होगा। देखिए, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की जन जन की जो सरकार है, इस सरकार के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम हरिद्वार में आयोजित है और हम समझते हैं कि इसमें 1.5 लाख से अधिक हमारे जो है कार्यकर्ता और जनता जनार्दन का वहाँ पर सहभागिता होगी और इसके माध्यम से जो हमारा आगे 2027 का जो हमारा चुनाव है
निश्चित रूप से इस रैली के माध्यम से एक बड़ा संदेश जो सरकार ने इन 4 वर्षों में किया है उसका जनता तक जाएगा और उस संदेश के पश्चात जो 2027 के चुनाव होंगे उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो हमारे अभी जितने विधायक हैं उन विधायकों से आगे जाकर के 60 पार जो है भारतीय जनता पार्टी जाएगी। और हम समझते हैं कि इसके बाद जो एक हमारा और कार्यक्रम है इन दोनों कार्यक्रम के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा कि पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार बनने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की ओर से बड़ा अभियान चलाया जाएगा। 9 से 13 मार्च 2026 तक प्रदेश के सभी 13 जिलों में महिला जनसुनवाई आयोजित होगी। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अभियान महिला आयोग आपके द्वार के तहत 11 मार्च को हरिद्वार में महिला जनसुनवाई कैंप लगेगा, जिसमें महिलाओं की समस्याओं को सुना जाएगा। इस संबंध में आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि भौगोलिक बाधाओं के चलते कोई भी पीड़ित महिलाएं न्याय से वंचित न रहे, इसको लेकर आयोग खुद महिलाओं के द्वार तक पहुंचेगा। जनसुनवाई में घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, संपत्ति विवाद और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और मानव तस्करी जैसे मामलों को प्राथमिकता से सुना जाएगा। महिला आयोग 9 मार्च से लेकर 13 मार्च तक प्रत्येक जनपद में जन सुनवाई करेगा। इसमें हमारी उपाध्यक्ष और हमारी जो माननीय सदस्यगण हैं वो सभी इसकी अध्यक्षता करेंगे और जिलाधिकारी जो सभागार है उसमें हमारी जन सुनवाई होगी। जिला स्तर के सभी अधिकारीगण और पुलिस प्रशासन सब वहाँ पे मौजूद रहेगा। प्रत्येक मैं महिला से कहना चाहती हूँ कि किसी भी तरह से कोई महिला अगर प्रताड़ित है, किसी तरह से कोई उसकी समस्या है, उसका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। आप पहुँचें और जो पहले से हमारे पास जो केसेस हैं उनको भी, उनकी सुनवाई भी हम वहाँ पे करेंगे। और आप सबसे मेरा पुनः ये निवेदन है कि आप आएँ, अपनी समस्या को रखें। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग आपके द्वार पहुंच रहा है। रानीखेत के चौबटिया स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोट पर भारत और जापान के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन 2026 जारी है। यह अभ्यास 24 फरवरी 2026 से शुरू होकर 9 मार्च 2026 तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता बढ़ाना, अर्थ शहरी परिस्थितियों में संयुक्त अभियान चलाने की तैयारी मजबूती से करने की और वैश्विक आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटना है। ये भी बता दें कि भाग लेने वाले भारतीय सेना से लद्दाख स्काउट की टुकड़ी और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के 120 सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यह अभ्यास भारत जापान रक्षा साझेदारी को मजबूत कर रहा है और दोनों सेनाओं के बीच मित्रता व समन्वय बढ़ रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रानी पोखरी के लेस्ट्राबाद क्षेत्र में प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन शुक्रवार को भी 18वें दिन जारी रहा। आंदोलनकारियों के समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार की शुद्धि और बुद्धि के लिए यज्ञ किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों में विरोधाभास है। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार के एक मुख्यमंत्री ने रानी पोखरी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए शिलापट लगाकर शिलान्यास किया, जबकि उसी सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्तावित यूनिवर्सिटी को यहां से हटाने और उस जमीन को अन्य प्रयोजन के लिए देने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने इसे रानी पोखरी क्षेत्र की उपेक्षा बताते हुए इसका विरोध किया है। जो भी स्कीम आ रही है, चाहे वो रोडवेज की बसें आई हो, चाहे वो IIT हो, चाहे कोई भी संस्थान आए हो, चाहे मिष्ठान का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, यहाँ से ले जाने का काम किया जा रहा है। क्या हमारे यहाँ पे भूमि नहीं है? जब तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे 2019 में, उन्होंने शिलान्यास भी किया, इसका भूमि पूजन भी हुआ और सुनने में ये भी आ रहा है कि एक किस्त 50 लाख रुपए की आई भी है।
तो कहाँ वो किस्त हैं, वो सब कागजों ही कागजों में हो रहा है। सरकार को नींद से जगाने के लिए हमने आज बुद्धि शुद्धि यज्ञ करा, हवन करा है, और अभी तो ये एक छोटी सी शुरुआत है। अगर हमें लॉ कॉलेज अपने ही क्षेत्र में चाहिए, जैसे कि हमारा रानी पोखरी क्षेत्र सिर्फ इन्होंने एक शराब के ठेके से ही जोड़ दिया। रानी पोखरी की पहचान एक शराब के ठेके से मानी जाती है कि रानी पोखरी में कल के दिन हमारे यहाँ पे लॉ कॉलेज हो या कोई जैसे स्कूल बने हुए हैं ना, तो इस चीज़ से हमारे स्कूल का या हमारे क्षेत्र का नाम रोशन होगा। ये यहाँ के लोकल लोगों का और स्थानीय लोग जितने भी है सभी का 18 दिन से यहाँ पर लगातार धरना चल रहा है, जिसमें हमारे सभी नेतागण यहाँ पर उपस्थित रहे। आज बुद्धि शुद्धि यज्ञ यहाँ पर रखा गया था, तो हम लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। जितने भी हमारे यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, सभी लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और सभी की एक ही मंशा है कि किसी तरह से लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ से जानी नहीं चाहिए। ये तो क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने यहाँ पर एक शिलान्यास करा था, और उस समय जो है भूमि भी आवंटित हुई थी और साथ साथ जो है 50 लाख की धनराशि भी स्वीकृत हो गई थी। लेकिन जाने क्या ऐसी बात हो गई कि उस समय सब कुछ हुआ और आज सब कुछ नहीं है। यह भूमि जो है, जब पता चला लोगों को, स्थानीय लोगों को वहाँ पर देखा कि वो भूमि किसी और को आवंटित हो गई है, तब उनकी आंख खुली कि ये तो यूनिवर्सिटी कहीं और चली गई। सभी लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू करा है और सभी लोगों की एक ही मंशा है कि किसी तरह से यहाँ से लॉ यूनिवर्सिटी जानी नहीं चाहिए। ये जो आंदोलन है ये कांग्रेस का नहीं है, ये हर जन का है। बहुत हास्यास्पद है कि एक मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आके शिलान्यास करते हैं। देखिए, दो बातें हैं। एक हो गया कि आपने घोषणा कर दी, नेतागिरी चुनाव के टाइम पे घोषणा होती रहती है, काम नहीं होते, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब पब्लिक जानती है। शिलान्यास, उस शिलान्यास में खुद मैं मौजूद था, बहुत बड़ा मंच बनाया गया था, लाखों खर्चा यहाँ पे हुआ था। काफ़ी लोगों का अगर ध्यान होगा, पुराने सभी लोगों का ध्यान है, वहाँ शिलान्यास बाकायदा शिलान्यास हुआ था। कितना हास्यास्पद है, वही सरकार, एक मुख्यमंत्री उसमें शिलान्यास करके जा रहा है, दूसरा मुख्यमंत्री तो गुटबाजी के चलते या अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत हम नहीं कह सकते क्या है, वो सरकार का काम है, और एक उसको वहाँ से अन्यंत्र शिफ्ट कर रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का। और हम सभी दलों के लोग, मैं व्यक्तिगत किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। यहाँ जो लोग आप देख रहे हैं, कुछ लोग कुछ पार्टियों से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी वाले भी, कांग्रेस वाले भी, सब पार्टियों के लोग यहाँ पे हो सकते हैं। हमारी मांग, हमारी लॉ यूनिवर्सिटी हमारे क्षेत्र में रहे और यहीं पे बने। इसके लिए सरकार को ठोस निर्णय बहुत जल्द उठाना पड़ेगा, नहीं तो ये आंदोलन जो है एक बड़े आंदोलन का निश्चित रूप से वो रूप लेगा। पौड़ी गढ़वाल के सोमाड़ी क्षेत्र में बन रहे एनआईटी परिसर के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोग और प्रतिनिधियों का आरोप है कि ठेका पेटी पर पेटी देने की वजह से निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। जानकारी के मुताबिक इस परियोजना का मूल ठेका करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का दिया गया। बताया जा रहा है कि सबसे पहले ये ठेका एनबीसीसी को मिला और एनबीसीसी ने बिना काम किए ही लगभग 250 करोड़ रुपए का मुनाफा लेकर इसे ठेके को 750 करोड़ रुपए में सैम इंडिया नामक कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। आरोप है कि इसके बाद सैम इंडिया ने भी बिना कोई काम किए करीब 200 करोड़ रुपए का फायदा उठाते हुए ठेका 550 करोड़ रुपए में हिमालयन कंपनी को दे दिया। वर्तमान में मौके पर यही कंपनी निर्माण कार्य कर रही है। बीजेपी के युवा नेता सुधीर जोशी ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि जब 1000 करोड़ की परियोजना को आखिर में 550 करोड़ में बनाया जाएगा तो निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। हम लोगों ने ये मांग रखी है कि भैया आप सबसे पहले ठेका मिलता है एनबीसीसी को, जो कि नवरत्नों में से एक कंपनी है, वो अपना परसेंटेज ले लेती है और उसके बाद वो ठेका बेच देती है सैम इंडिया को। सैम इंडिया ठेका लेता है, फिर वो भी अपना एक तरीके से पल्ला झाड़ता है और फिर वो ठेका एक तरीके से बेच देता है हिमालयन कंस्ट्रक्शन को। तो देखिए, भारत सरकार ने 1600 करोड़ रुपए आवंटित किए, 1000 करोड़ रुपए एक तरीके से पहले फर्स्ट फेज में स्वीकृत किए, 1000 करोड़ रुपए पहुंच गया और देखिए आज अब जो काम चल रहा है वहां पर कितना गुणवत्तापूर्ण कार्य होगा ये हम सब लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें गुणवत्ता नहीं रह जाएगी, क्योंकि सब लोगों ने अपना परसेंटेज ले चुके हैं। स्थानीय मुद्दों पर भी हम सब लोग ये चाहते हैं, जो स्थानीय लोग हैं उन तमाम सारे लोगों की भी बात सुनवाई होनी चाहिए। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ आप सब लोगों के माध्यम से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप हैं, वहाँ पर 1500 लोग सुबह, दिन में, रात को वहाँ पे सीवरेज होता है और आप सब लोग समझ सकते हैं कि उसके लिए एसटीपी प्लांट भी इन्होंने नहीं लगाया है।
उत्तराखंड में बढ़ते तापमान के साथ ही शीतकालीन प्रवास पर आए कई विदेशी पक्षी अब अपने वतन लौटने लगे हैं। देहरादून के बता दें कि आसन और झिलमिल क्षेत्र के साथ ही चमोली जिले के औली में कृत्रिम झील और अलकनंदा बैराज जिसे लंबगढ़ के नाम से जाना जाता है, उस क्षेत्र में भी प्रवासी पक्षियों की गतिविधि देखी जा रही है। बर्ड एक्सपर्ट्स के मुताबिक शीतकालीन मेहमान नॉर्थन पिनटेल पक्षियों के जोड़े को औली लेक और अलकनंदा बैराज क्षेत्र में जल विहार और बता दें कि प्रेमालाप करते हुए देखा गया है। ये पक्षी अपने समर डेस्टिनेशन की ओर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ समय विश्राम कर सकते हैं और इससे पहले भी मार्च और अक्टूबर के महीने में शीतकालीन प्रवास के दौरान नॉर्थन पिनटेल और सुखार्ब जैसे विदेशी पक्षियों को इन स्थानों पर देखा जा चुका है। गोविंदघाट क्षेत्र में रेंज ऑफिसर चेतना कांडपाल ने बताया कि साइट विजिट के दौरान अलकनंदा बैराज के पास इन पक्षियों को अपने कैमरे में कैद किया गया है। सरोवर नगरी नैनीताल के चंद्र भवन मार्ग पर सीवर लाइन के चौक हो जाने पर सारा गंदा पानी सड़क पर यहां पर तैरता हुआ नजर आया। सड़क पर चलना लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। रोड किनारे बनी नालियों में भी पानी के पाइपों का ढेर लगा हुआ है। पूरी तरह से नालियों के बंद हो जाने से गंदा पानी सड़क पर ही जमा हुआ है, जिसके चलते आने जाने वाले लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। चक्राता में सीमावर्ती क्षेत्र टॉन्स वन प्रभाग में जुड़े बगान क्षेत्र में देवती गांव के पास जंगल में लगी भीषण आग बगीचों तक पहुंच गई है और आग की चपेट में आने से 8 किसानों के सेब के बगीचे पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि आग में करीब 400 फलदार पेड़ और पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है। घटना के बाद वन विभाग की टीम और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से कड़ी मशक्कत कर किसी तरह से आग पर काबू पाया। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।